चलो अब हमने क्या पढ़ लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सेलिंग कंपनी की सारी एंट्रीज कर ली थी, जिसमें जय लिमिटेड की एंट्री मैंने करवाई थी और विजय लिमिटेड की एंट्री आपको करने को दी थी। तो हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली थी। ओके, अब बारी आती है परचेजिंग कंपनी की। अब परचेजिंग कंपनी की एंट्री लिखने से पहले आपको क्या डिसाइड करना होगा, वेदर इट इज अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज या फिर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो अब चेक क्या करोगे कि मर्जर है कि नहीं। मर्जर की कौन सी कंडीशन थी, तो पहली कंडीशन, अ परचेजिंग कंपनी विल टेक ओवर ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटी ऑफ सेलिंग कंपनी। तो हमने देख लिया सारी असेट और सारी लायबिलिटी टेक ओवर की है। ओके, सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या थी, ऑल दी असेट एंड ऑल दी लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। मगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वो बुक वैल्यू है और हमने जो असेट ले गए थे उसकी वैल्यू उससे डिफरेंट है। इट मीन्स यहाँ पे ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो क्या हो जाता है, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अब हमने ऑलरेडी परचेज कंसीडरेशन डिसाइड कर लिया था। जो जय लिमिटेड का था 4,72,500 एंड अजय लिमिटेड का 3,67,500। उसको डिस्चार्ज कैसे करते हैं, तो 100 रुपीज़ का शेयर एट 5 रुपीज़ प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, मीन्स 105 में शेयर इश्यू करते हैं। तो जय के 4,500 इक्विटी शेयर आते हैं और अजय के 3,500। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था। तो इस लेक्चर में आप उसकी जर्नल एंट्रीज देखोगे। तो परचेजिंग कंपनी की एंट्री के लिए सबसे पहली एंट्री क्या आती है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ जय लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ अजय लिमिटेड। क्योंकि हमने बिजनेस खरीदा, हमारे पास बिजनेस आया, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। और कौन पे कर रहा है, किसने बिजनेस दिया, हमने, जय और अजय ने। तो लिक्विडेटर ऑफ जय क्रेडिट, लिक्विडेटर ऑफ अजय अकाउंट क्रेडिट। चलो अब बिजनेस परचेज अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो बिजनेस के अंदर आपके पास क्या आता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज। बिजनेस मीन्स व्हाट्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो असेट बिजनेस के अंदर आएगी तो असेट अकाउंट डेबिट होगा। तो कौन कौन सी असेट आ रही है, तो गुडविल डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेटर्स डेबिट, स्टॉक डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कौन सी वैल्यू ली, एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एग्रीड वैल्यू। चेक करो, गुडविल है जय की 1,50,000 और अजय की 1,00,000, तो टोटल 2,50,000। बिल्डिंग है 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख। तो मैंने सारी असेट का टोटल करके डेबिट कर दिया। जो भी लायबिलिटी आती है वो क्रेडिट करते हैं हम। तो लायबिलिटी में क्या है, 13% डिबेंचर 2 + 1 3 लाख, बैंक लोन 60,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर 270 + 140 कितना होगा, 4,10,000। और बिजनेस परचेज अकाउंट मैंने क्रेडिट कर लिया। तो क्या हुआ, मैंने बिजनेस परचेज अकाउंट बंद कर दिया। पीसी कैसे गिना था, नेट असेट मेथड से। तो नेट असेट मेथड में हमने गुडविल ढूंढी थी, जो भी वैल्यू थी गुडविल या कैपिटल रिजर्व वो वही रहेगी। अगर लमसम मेथड है या फिर नेट पेमेंट मेथड है तो डिफरेंस के तौर पे गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। मगर नेट असेट मेथड में तो हमने जो वैल्यू असेट की है उतने ही रुपए पे किए हैं, तो वहाँ पे एडिशनल कोई डिफरेंस आएगा नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। तो जय को चुकाना था 4,72,500, तो 4,72,500 डिवाइड बाय 105, 100 रुपये का शेयर 5 रुपीज़ प्रीमियम। तो कितने, 4,500 इक्विटी शेयर आया, तो उसको पेमेंट कर दिया मैंने। लिक्विडेटर ऑफ जय लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,72,500 to equity share capital 4,500 into 100 4,50,000 and to security premium 4,500 into 5 22,500। चलो हमने जय को पेमेंट कर दिया। अब बारी आई अजय को पेमेंट करने की। तो लिक्विडेटर ऑफ अजय लिमिटेड डेबिट 3,67,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,67,500 को आप 105 से डिवाइड करोगे तो 3,500 इक्विटी शेयर आए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,500 into 100 3,50,000 and to security premium 3,500 into 5 that is 17,500। तो हमने ये शेयर इश्यू किए हैं। तो जब आप शेयर इश्यू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, अगर प्रीमियम से इश्यू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। उसके बाद अंदर एक इन्फॉर्मेशन है, क्या है,
Second information, the liabilities are to be taken over at their book values. The issue of new, the word is new, equivalent amount of 15% डिबेंचर इन विजय लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी डिबेंचर इन जय लिमिटेड एंड अजय लिमिटेड। तो जो पुराने डिबेंचर थे 13% के, उसको कैंसिल करने के लिए हमने नए डिबेंचर इश्यू किए। तो ओल्ड 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू न्यू 15% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट वही रखी 3 लाख। ओके, ओल्ड डिबेंचर आर पेड ऑफ बाय इश्यूइंग न्यू डिबेंचर। सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई। तो बारी आती है बैलेंस शीट बनाने की। अब जो वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट है उसके लिए आपको नोट्स बनानी रहती है। क्या बनाना रहता है? नोट्स बनाना है। तो नोट नंबर 1, पहले लायबिलिटीज की नोट बनेगी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आएगा? ऑथोराइज कैपिटल। इंफॉर्मेशन में दिया है विजय लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इन शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 10 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 10 लाख। ये ऑथोराइज कैपिटल टोटल में नहीं गिनी जाएगी। उसके बाद आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तो देखो यहाँ पे आपने 4500 इक्विटी शेयर इश्यू किए थे, यहाँ पे 3500, टोटल कितना हुआ? 8000। तो 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 8 लाख। यहाँ पे मैंने डिस्क्लोज कर दिया कि ये जो सारे इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं ना, वो तो हमने बिजनेस परचेस करने के लिए इश्यू किए, इसके बदले में आपको कैश नहीं मिली। तो ऑल दी एबो शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है 40,000। 40,000 कैसे आया? तो यहाँ पे 22,500 और यहाँ पे 17,500, तो कितना हुआ? 40,000। जब आप लायबिलिटी साइड देखते हो तो जो भी क्रेडिट है वो प्लस करोगे और डेबिट है तो माइनस करोगे। उसके बाद आप क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारे पास क्या था? तो देखो डिबेंचर थे 3 लाख के और बैंक लोन थी 60,000, मगर ये 13% डिबेंचर तो हमने डेबिट करके पे कर दिए। तो हमारे पास कौन से थे? 15% डिबेंचर। तो मैंने क्या लिखा? 15% डिबेंचर एंड बैंक लोन 60,000। तो टोटल क्या हुआ? 3,60,000। चलो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। उसके बाद क्या आएगा? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद आएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में पहला कौन आता है? ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल देखो यहाँ पे कितना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,10,000, वो वैसे के वैसा लिखा। उसके बाद आया टेंजिबल फिक्स असेट। टेंजिबल फिक्स असेट में क्या आएगा? तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, वो सब टेंजिबल फिक्स असेट आएगी। तो बिल्डिंग 8 लाख, मशीनरी 1,60,000, वो टेंजिबल फिक्स असेट में लिखा। टोटल 9,60,000। उसके बाद टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स असेट। इंटेंजिबल मीन्स गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी इंटेंजिबल फिक्स असेट होगी। तो हमारे पास क्या था? गुडविल था कितना? 2,50,000, वो लिखा। उसके बाद आएगा करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहले आती है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज जनरल एंट्री में देखो स्टॉक कितना? 1,40,000 लिख लिया। उसके बाद आएगा ट्रेड पे रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर्स कितना था? 2,30,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 30,000। तो 230 एंड 30 टोटल 2,60,000। अब एक बार आप चेक कर लो कि हमने सारी एंट्रीज कवर की है या नहीं की। देख लो, ध्यान से देखो। बिजनेस परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट 8,40,000 क्रेडिट हुआ, मीन्स क्लोज हो गया। लिक्विडेटर ऑफ जय यहाँ पे 472 क्रेडिट हुआ था और यहाँ पे डेबिट हो गया, मीन्स क्लोज हो गया। लिक्विडेटर ऑफ अजय यहाँ पे क्रेडिट हुआ और यहाँ पे डेबिट हो गया, मीन्स ये भी क्लोज हो गया। बारी आई गुडविल, तो गुडविल मैंने लिख ली है। बिल्डिंग और मशीनरी, वो भी मैंने टेंजिबल फिक्स असेट में लिख लिया। डेटर्स 2,30,000 ट्रेड रिसीवेबल में लिखा। स्टॉक इन्वेंटरीज में लिख लिया। बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में लिखा। 13% डिबेंचर ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, मीन्स ये क्लोज हो गया। उसके बाद बैंक लोन नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा। सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेएबल में मैंने लिख लिया है। बिजनेस परचेज अकाउंट क्लोज हो गया। लिक्विडेटर ऑफ जय क्लोज हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 प्लस 3,50,000, तो 8 लाख लिख लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम 22,500 एंड 17,500, 40,000 लिख लिया। लिक्विडेटर ऑफ अजय क्लोज हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। ओल्ड डिबेंचर क्लोज हो गया। न्यू डिबेंचर मैंने
लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिख लिया। तो मैंने ये सब लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, तो बैलेंस शीट ऑफ विजय लिमिटेड एज ऑन 1/4/2019, उसके अंदर पर्टिकुलर नोट्स एंड रुपीस। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, तो मेरे साथ याद रखो। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसका फर्स्ट पार्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल मीन शेयर कैपिटल आएगा, जिसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आएगा, शेयर वारंट्स, अगर हो तो शेयर वारंट्स एंड शेयर मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, अगर शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग है तो वो आएगा। मगर आपको तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही चीज़ें, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, वो लिख लिया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में कौन आएगा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बराबर, ये सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगी। यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग था। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये सब आएगा। इसमें सिर्फ ट्रेड पेएबल था। उसके बाद असेट, असेट में सबसे पहले नॉन करंट असेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स असेट, और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीज़ आएगी। उसके बाद करंट असेट में इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो नोट नंबर थी उसके सामने उसकी अमाउंट लिख दी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी और असेट दोनों का टोटल क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो ये हमारा पहला सम हुआ अमालगमेशन का, जिसकी मैंने सेलिंग कंपनी की एंट्रीज करवाई, उसके लेजर अकाउंट्स बनाए, परचेसिंग कंपनी की एंट्री हमने की और परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाई। ये कौन सी कंपनी थी, विजय लिमिटेड। विजय कैसी कंपनी थी, नई कंपनी थी। तो पूरी बैलेंस शीट हमने किसके ऊपर बनाई, जर्नल एंट्री के ऊपर से। अगर विजय पुरानी कंपनी होती तो हम क्या करते, जर्नल एंट्री प्लस उसकी ओल्ड बैलेंस शीट दोनों को मिला के बैलेंस शीट करते। मगर विजय कैसी कंपनी है, नई कंपनी है, तो उसकी बैलेंस शीट किसके ऊपर से बनेगी, जर्नल एंट्री के ऊपर से, बराबर। ये सम आपको परफेक्टली करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।